क्यों भी बच्चा पार्टी? गुड इवनिंग लल्ली, गुड इवनिंग आसमी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? हेलो 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 हेलो। आई एम ऑल्सो गुड एज यूजल, ऑलवेज हैप्पी। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? इसको ऐसे देखना पड़ता ना, ऊपर ऐसे, इसको ऐसे देखना पड़ता। बच्चे सोचते होंगे उधर बैठे हुए सर कहाँ देख रहे हैं ऐसे ऊपर करके। प्रियम गर्ग, ये नाम हमको सुना हुआ लग रहा है। धृतिमान पुलकित। हाँ भाई बच्चों, बताओ पेपर होने वाला है यार। 2 वीक में, 2 वीक भी नहीं बचे अब तो ना। 24 को होगा ना पेपर। हाँ 2 वीक बचे हैं। 14, तो 2 वीक है, मतलब मोटा मोटी 15 दिन है, 15-16 दिन है। आज 7 तारीख है, तो 17 दिन है। तो क्या क्या पढ़ लिए भाई? क्यों भाई ऑनलाइन वालों? 3 बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, बाकी ऑनलाइन बैठे हैं। बताओ। देखो हम बॉटनी में रिवीजन करने वाले हैं, जो आप बोलोगे उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए प्लांट फिजियोलॉजी लिखा हुआ है ना? हाँ, जो मर्जी आप पूछ सकते हैं। हाँ इतना है कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड करेंगे हम। प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, मोटा मोटी ये 3 हमने चूज किए हैं। बट आप पूछ कुछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ भाई शुभ बोलो। और कुछ एक सवाल है मेरे पास, सवाल देख लेंगे, पीवाई क्यू है मतलब। हाँ गुड इवनिंग। कौन बोला? एनएसईबी, शकल दिखाओ। ओ भाई साहब, बड़े होनहार बालक हो यार तुम, छठ पूजा छोड़ के आ गए। अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ शुभ बोलो। हम्म। हम्म। कौन सी क्लास में हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है ना? बस तुमको क्वेश्चन पीवाई क्यू सॉल्व किए। हम्म। एक्चुअल पेपर सॉल्व किए। वो तो अलग बात है। सारे सवाल आए कि नहीं आए बनाने? हाँ बस। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। मस्त रहना है, जो डाउट रहना है वो पूछ लेना है ना। तो अभी आप मतलब कैसे तैयारी कर रहे हो? हम्म। अरिहंत वाली से ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? और बोलो। एनीबडी एल्स? किसका? एनएसईवी का? 90 नंबर में तो मार्क नहीं बन पाएगी ना यार। और बढ़ाओ। हाँ मिनिमम 150-200 नंबर लाओ। 240 का आता है ना पेपर? अच्छा 216 का आता है, ठीक है ठीक है ठीक है। 16 का आता है हाँ। हम्म। हाँ कराएंगे कराएंगे, टेंशन ना लो। आज फिजियोलॉजी से जो भी किसी का डाउट है वो पूछ ले, है ना? और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तुमको तुम कुछ पूछ रहे थे, जैसे तुम पूछ रहे थे ना, वो पूछ लो अभी, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ हो गया ना? ठीक है ठीक है। और कोई बताओ, पुलकित?
आरिफ, प्रियम, सिद्धार्थ, नहीं सिद्धांत। हाँ बोलो। नहीं उसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट उस पे अगर क्वेश्चन बनाया भी तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बनेगा कि तुम ना बना पाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। हाँ और बोलो। बायोमोलिक्यूल वैसे तो डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोले ना आप। हाँ ये बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल मतलब रजिस्टर पढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, है ना। हाँ और बोलो। फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो 4-5 चैप्टर है हमारे, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ लेंगे, है ना, कहीं से। एनसीईआरटी जितना याद कर लो, है ना, जो पुराने एनसीईआरटी में था, पुराना मतलब 2 साल पुराना एनसीईआरटी, उसमें जितना है उसको याद रखना है, उसको तो याद रखना ही रखना है ना। हाँ और बोलो। बोले जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ना, उसको उसको जेनेटिक्स में बताएंगे अभी, प्लांट फिजियोलॉजी जेनेटिक्स के आएंगे ना 2-3 क्लास। हाँ दोस्त क्या बोले, दोबारा बोलो। वो भी उतने ही करने हैं जितने एनसीईआरटी में, है ना। प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी हैं, मतलब आज आप देखो प्लांट साइंस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं भी कुछ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। चलो बताओ, और पूछो भाई, जिसका जो भी डाउट है। लग रहा ऑनलाइन वाले कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। बोलो बोलो। प्रोटीन प्रोटीन, जेनेटिक्स क्यों पूछते हैं सारे बच्चे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को ही पूछोगे तो फिर मतलब वो बुरा मान जाएंगे ना, फिजियोलॉजी बुजारी बुरा मान जाएगी। हम्म। हाँ यही तो तुम पूछे थे सुबह में, है ना। हाँ वही मैं बोल रहा था कि शाम को तुम पूछना, बाकी बच्चे बताएं, लीथल जीन भी बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कसम खा के आया हूँ कि नहीं जेनेटिक्स नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछे, लेक्चर नहीं रिवाइज की हो क्यों भी दोस्त। प्रेशर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर समझ गया, मैं सारी चीजें समझ गया जो तुमको समझना है। प्रेशर पोटेंशियल हो गया, मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो साई डब्ल्यू एंड डीपीडी कॉन्सेप्ट तुमको समझना है। कि किसका खून किसको चढ़ाओगे, वो डॉक्टर साहब बताएंगे, ठीक है। हम बॉटनी पढ़ाते हैं, प्लांट, प्लांट में खून नहीं होता है, जब प्लांट में खून होना शुरू हो जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछो। हम्म। एक ये डीपीडी वाला बता देंगे, एक लीथल जीन पूछा है, ऐसी ऐसी बताओ, देखो 10-12 क्लास है यार अपने पास, तो दिल खोल के पूछ लो जो मर्जी पूछना है, अपना क्या, नहीं तो हम तो सवाल उल्टी करके चले जाएंगे, तुम कहोगे यार सर अपनी तरफ से सवाल लाए थे पीवाई क्यों, अपनी तरफ से बोल के चले गए, हमारा तो दिल लगा ही नहीं, तो अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ पिया बोलो। गुड इवनिंग। है। हाँ डाउट। हाँ केल्विन साइकिल बिल्कुल, केल्विन साइकिल का डाउट बताओ क्या है, साइकिल ही पूछोगे, चलो साइकिल ही बता देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए और कोई पूछ।
वो केल्विन साइकिल नहीं है, वो ट्रिक, वो है तुम्हारी क्रैप साइकिल जिसकी तुम ट्रिक की बात कर रहे हो। प्रेशर मत लो। लॉग वाला क्या चीज? बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लेंगे ना। हाँ समझ गए, सैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स वगैरह है ना। हाँ वो इकोलॉजी लेके ना उसमें ले लेंगे, इकोलॉजी के लिए भी हमने अलग से रखे हैं क्लास। और बोलो। हाँ हाँ, हम इन को मोटा मोटी फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, ये 3 ग्रुप में बांटे हैं। बाकी जो डाउट तुम्हारा तीनों में नहीं फिट बैठ रहा है उसको कभी भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सटल बता देंगे, चलो सटल सिस्टम 36 और 38 एटीपी। क्या बोले? आप पूछ लो जो पूछना है अभी। सेल का, हाँ सेल का भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई शुरू करें। हाँ हाँ, टाइलोसेज ठंड में बनते हैं वो, है ना, ठंड में बनते हैं और उनका काम होता है ड्रॉट और लैक ऑफ सैप फ्लोइंग थ्रू जाइलम, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज मटेरियल इन सेल ऑफ रेज। एक ये बनेगा, ये बन सकता है। पहले पढ़ने दो ना, सिंध एलोकुलेट दैट मॉड्यूलेट ग्रोथ ऑफ पेरेंगोइड डिप्राइड, बी सबसे ज्यादा बनेगा। ड्रॉट और लैक ऑफ सैप फ्लोइंग थ्रू जाइलम, फिर तो दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे। या तो हार्टवुड में है ना, द मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन तो बी है। मोस्ट कॉमन तो बी है ना। हाँ, जो जब ड्रॉट ना भी पड़ रहा हो तब भी जो हार्डवुड रहती है वहां पर बनते ही बनते हैं। चलो भाई, अभी किसी को और भी याद आए ना बीच में बता देना। हाँ क्या चीज? की, की, कीमोलिथोट्रॉपी बहुत आसान हो, बताओ भी क्या होता है लल्ली? कीमोलिथोट्रॉप क्या होता है? हाँ डाउट बुकिंग, है ना, डाउट बुकिंग हो चुकी है, किसी और को डाउट बुक करना हो बुक करवा दे, है ना। कीमोलिथोट्रॉप अभी बता दे बेटा, सबसे पहले यही बता देते। ओके बहुत बढ़िया। कीमोलिथोट्रॉफी या ट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, है ना, एक ही बात है। अब ये बताओ हम क्या होते हैं? हम ह्यूमन कीमोहेट्रोट्रॉफ होते हैं, है ना। ये वाले, ये हेट्रोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है? ये कीमोहेट्रोट्रॉफ है। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, ये बताओ क्या है और फिर हम बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ। ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले अपना कैमरा ऑन कर सके तो कर लेंगे, ठीक है ना भाई। और क्या, मुंह धुला हो ना धुला हो क्या फर्क पड़ता है यार। देखो, अच्छा बताओ ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ कैसे डिसाइड होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाता है, ठीक है। बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे। CO2, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक मैटर की और एक एनर्जी की, ठीक। तो तुम ऑटो या हेट्रो हो ये तो एनर्जी से नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा मैटर से। मैटर में अगर तुमने कार्बन, मेन है कार्बन, कार्बन अगर तुमने लिया है CO2 से यानी कि इनऑर्गेनिक, तो आप ऑटो हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लिया है तो आप हेट्रो हैं।
है ना। और एनर्जी की बात आती है, फिर एनर्जी अगर सनलाइट से ली है तो आप फोटो हैं, और अगर किसी केमिकल से लिया है तो आप कीमो हैं। ठीक, अब यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ। फोटो हेट्रोट्रॉफ को ही फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ भी कहते हैं। मतलब उसका मतलब यह है कि वो सनलाइट में तो जा रहा है, अपना खून जला रहा है, जाके वहां पर काला हो रहा है, सनलाइट में जाने से काले पड़ जाते हैं ना, बट फिर भी बेचारा फूड नहीं बना पा रहा है। फूड मतलब एटीपी नहीं बना पा रहा वहां जाके। वो एनएसी भी, तुम कहां बैठोगे भूत बंगले में, कभी लाल कभी पीले हैं, आंखें खराब हो जाएंगी आंखें, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ते हो और ऐसी बातें कर रहे हो। तो भाई देखो, अपन जो है ना, हम कार्बन कहां से लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, बायोमास कहां से बनाते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं, तो हम हेट्रो हो गए। और उसमें भी हम एनर्जी कहां से लेते हैं, हम एनर्जी केमिकल से लेते हैं, तो हम कीमो हेट्रोट्रॉफ हैं। अब जो तुमने पूछा ना कीमो लिथोट्रॉफ, लिथो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, सिंपल। लिथो का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जैसे रॉक्स, ऐसे मान लो आप, है ना, कि कीमोलिथोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपना एनर्जी किसी केमिकल से ले रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिकल से ले रहे हैं। जैसे तुम्हारे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, और CO2 अपना एनवायरमेंट से ले रहे हैं कार्बन के लिए, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो गए। समझ रहे हैं। हाँ, अब जैसे हेलोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स, ये लिखवाएं क्या जो अभी बोले, लिखने का क्या जरूरत है ना, देखो। हाँ, एग्जाम बता देना, अभी बताए, बिल्कुल बेफिक्र रहो, एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, बट बता देंगे। देखो, अब कीमो ऑटोट्रॉफ हो गए, ठीक, तो कीमो लिथोट्रॉफ हो गए वो। अब अगर मैं यहां पर लिखूं कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिकल यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफ हो गए। ठीक है भाई, ये हेट्रो, जैसे ये हम इसी में आएंगे, हम इसी में आएंगे, ठीक है भाई। अब जैसे फोटो वाले ले लेते हैं, अब फोटो, फोटो ऑटोट्रॉफ, इनको हम लिख सकते हैं फोटो लिथोट्रॉफ भी लिख सकते हैं हम, है ना, मतलब इनऑर्गेनिक आ गया वहां पर। ये हमारे हो गए सबसे शुद्ध वाले, एकदम सच्चे वाले ऑटोट्रॉफ हो गए। प्लांट इसी में आएंगे, या ग्रीन प्लांट इसी में आएंगे, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी में आएंगे, है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसी में आएंगे, है ना, वो इसी में आएंगे। अब फोटो हेट्रोट्रॉफ, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ लिखा हो तब भी उसका मतलब हेट्रोट्रॉफ हो गया। बोला यार तू लाइट में क्या करने गया था, बोला एनर्जी के लिए गया था, जैसे वो जादू जाके खड़ा हो जाता है धूप, है ना, और मेरा पेट भर गया। बट तेरे को कार्बन बायोमास कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना, CO2 से नहीं आया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आया, मतलब बनाया होगा किसी और ने, मेरे को क्या, मेरे को तो मिल गया, मैंने खा लिया, मतलब मैंने यूज कर लिया, है ना भाई। तो यार तेरा ठीक है यार, मतलब तेरा अजीब ही है, ठीक नहीं अजीब है। तू सनलाइट में भी जा रहा है, उसका यूज ही नहीं कर पा रहा, फिर भी तू सनलाइट में जा रहा है, फिर भी किसी और का बना हुआ खाना खा रहा है, खुद नहीं खाना बना पा रहा है, तो तू फोटो हेट्रोट्रॉफ है। ये सबसे रेयर कॉम्बिनेशन होता है, फोटो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है ना भाई। और इसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। हेलोफाइल समझ रहे हैं आप, बताओ कहां पे पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया में, है ना, जो हेलोकोकस हो गए या हेप्लोकोकस हो गए, है ना, हाँ, सलाइन वाटर में जो रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें मतलब रोडोप्सिन रहता है, एक पिगमेंट रहता है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेते, बट उससे वो एटीपी नहीं बना पाते। अब एटीपी बना नहीं पाए, अगर एटीपी बना लेते तो काम खत्म, क्योंकि ले दे के यार बनानी तो एटीपी है ना फाइनली। तो हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल ये लिख दिया हमने, हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सनलाइट तो बस इसलिए है क्योंकि उनपे पिगमेंट है और उस पिगमेंट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी आएगी उसी केमिकल से जो बनेगा।
नहीं नहीं, समझे नहीं तुम बात। देखो कीमो वैसे ठीक है कि एनर्जी कहां से ले रहे हैं, केमिकल से ले रहे हैं, बट सनलाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है उस सनलाइट से उनके अंदर ईटीएस वगैरह चल रहा है, बट वो एटीपी बनाने में यूज नहीं हो रहा है, दूसरी जगह यूज हो जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, हाँ एटीपी नहीं बन रही है बस। बहुत रेयर होता है ये, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा। और बताओ, ये तुम्हारे डाउट्स जो थे ये वाले, तो मैं प्रेशर पोटेंशियल वाला फटाफट से बता देता हूँ, फिर ये केल्विन साइकिल वाले बता देंगे, फिर हमारे भाई क्वेश्चन भी हैं, ज़्यादा नहीं है बट बढ़िया सवाल है। लीथल जीन इसको बाद में रख लेते हैं, यहाँ पर सवाल यहाँ पर जोड़ देते हैं। कौन सा? एटीपी सिंथेज, हाँ एटीपी सिंथेज रहता है, समझ गए है ना। हाँ तो एक तो देखो ये है कि बेसिक सा वो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, उसके टाइप होते हैं, बट मोस्टली जो पढ़ते हैं हम नॉर्मल सिंपल टाइप का पढ़ते हैं, टाइप 1, ठीक है ना। क्वेश्चन भेजना तुम मेरे को एक बारी, इधर अगर भेज सको तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम पे भेज देना, फिर हम उसको एज इट इज ले लेंगे, उठा लेंगे। हाँ डाउट पूछो। ओ हाइपोगैमस हाई हाई, ये तो बहुत, ये गलत बात है यार, इतना इजी सवाल पूछोगे। हाँ तो दोबारा पढ़ना था, रिवाइज करना था, लिख लेते हम लास्ट में। ओवरी पोजीशन, ठीक है, बुकिंग बंद, डाउट बुकिंग बंद। हाँ हाँ डिफ्यूजन बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं डिफ्यूजन वाला। देखो कौन सा, नहीं दोबारा बोलो। साई डब्ल्यू साई एस, हाँ बता दे जल्दी बता दे, देखो हाँ देखो जल्दी से सुनेंगे, बताओ प्योर वाटर और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। हाँ देखो, प्योर वाटर का मतलब है कि उसके अंदर सारे फ्री वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, साइड ए साइड बी, साइड ए में मैंने भरा प्योर वाटर और साइड बी में मैंने भरा सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि आप उसके अंदर सॉल्यूट डालोगे, 1 2 3 4, ये मान लो हमने 6 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाल लिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल है उनकी ब्राउनियन मूवमेंट को रोक देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं उन्हें, ऐसा मानो। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए इन कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किधर है, इधर है, बी में वाटर के मॉलिक्यूल कम है इन कंपेरिजन टू ए, ठीक है भाई। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जिधर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं उधर वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि प्योर वाटर का सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है भाई, और सॉल्यूशन का कम होगा, ठीक है। ये खुला हुआ चैम्बर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। अब ये बताओ कि नेचर में जो पानी मिलता है हमको, वो ये मिलता है कि ये मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, प्योर वाटर तो मिलता ही नहीं हमको, है ना। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि यार जो एक हाइपोथेटिकल प्योर वाटर है ना, उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ये जितने भी नदी का, नाली का, है ना, पॉन्ड का, रिवर का, समुद्र का पानी है, इन सब का वाटर पोटेंशियल उस एक हाइपोथेटिकल प्योर वाटर से कम है, उस प्योर वाटर का सबसे ज्यादा। जैसे डिस्टिल वाटर बना लो, तो वो तो बनाया हमने, नेचुरली थोड़ी ना प्रेजेंट था, तो उन्होंने बोला कि यार इसका वाटर पोटेंशियल हम साई डब्ल्यू कितना रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं कन्वेंशन के लिए। तो ये जो भी सॉल्यूशन है उसका साई डब्ल्यू कितना आएगा, निगेटिव में आएगा, तो साई डब्ल्यू सॉल्यूशन का निगेटिव होता है। तो पानी अगर तुम मान लो ये बीच में जो मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन या सॉल्यूशन से प्योर वाटर, ए टू बी जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब मान लो हमने माना कि भैया कि वापस से दोबारा से यहां पर एक दोबारा से मैं बनाता हूं, 2 चैम्बर ए और बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, यानी कि ओपन चैम्बर है, इनिशियली मैंने भरा दोनों तरफ प्योर वाटर,
ठीक है भाई, इनिशियली प्योर वाटर भरा तो इधर साई डब्ल्यू कितना आया 0, इधर भी साई डब्ल्यू कितना आया 0, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। बाद में मैंने सॉल्यूट डाले, लेटर बाद में मैंने डाले सॉल्यूट डाले, इधर मैंने डाले मान लो 3 4 5 सॉल्यूट, इधर डाले 2 सॉल्यूट, सिर्फ 2 सॉल्यूट डाले, ठीक है ना। तो माने इन्होंने 5 सॉल्यूट ने 5 वाटर के फ्री मॉलिक्यूल को अरेस्ट कर लिया, वो 5 वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, और मान लेते कि 5 यूनिट वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो नया वाटर पोटेंशियल बोलो कितना आया -5, -5 आ गया। इधर कितना आया वाटर पोटेंशियल -2 आ गया, ठीक है ना भाई। तुमने इससे पूछा अबे तू माइनस कैसे हो गया, तू तो अच्छा खासा पॉजिटिव था अभी, भाई 0 इज बेटर देन द नेगेटिव। बोला यार वो क्या बताऊं, बस सॉल्यूट चीनी डल गई मेरे अंदर, मैं शरबत बन गया, है ना। तो मेरे को सॉल्यूट की वजह से ये निगेटिविटी मेरे अंदर आई है, ये निगेटिविटी इज ड्यू टू द सॉल्यूट। तो भाई सॉल्यूट का जो पोटेंशियल होगा उसको भी निगेटिव ही रखेंगे कि भाई तेरी वजह से कोई निगेटिव हो गया, इसलिए तेरा सॉल्यूट पोटेंशियल भी निगेटिव माना जाएगा। होगा होगा, कभी भी का लिंक बोल रहे हैं, अभी आएगा 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 आएगा, है ना। हाँ बोलेंगे, गटेशन में बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो साई एस कितना आ गया इधर -2, तेरा -5 किसकी वजह से, सॉल्यूट डालने की वजह से। भाई सीधी सी बात है, मान लो एक नारेबाज को, हुड़दंगी को पकड़ना है पुलिस वाले ने, तो पुलिस वाले में भी उतनी ताकत होनी चाहिए जितनी हुड़दंगी के अंदर है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सॉल्यूट के अंदर उतना पोटेंशियल है, इसी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो इधर साई एस कितना आ गया -5, ठीक। अब बताओ -5 बड़ी वैल्यू है कि माइनस के 2 बड़ी वैल्यू है, -2 बड़ी वैल्यू है। तो सॉलिड पोटेंशियल देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉलिड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और वाटर पोटेंशियल बताओ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नहीं वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर अमाउंट और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। भाई इधर फ्री वाटर कम, इधर फ्री वाटर ज्यादा, है ना। ये देखो 2 ग्लास पानी है, इसमें 5 चम्मच चीनी पड़ी है, उसमें 2 चम्मच चीनी पड़ी है, कौन सा ज्यादा मीठा पानी है, कौन सा मीठा शरबत है ये वाला, कौन सा कम मीठा शरबत है ये वाला, ठीक है ना। तो ये यार कम मीठा शरबत है, ये ज्यादा मीठा शरबत है, तो इसका नाम रख दिया हाइपरटोनिक शरबत या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि मैं हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हूं, किसके कंपैरिजन में, इसके। तो ये क्या हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। पानी बताओ किधर से किधर जाएगा, A to B या B to A। जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कम पानी की तरफ जाएगा। पानी ज्यादा कहां है, जहां चीनी कम है, सीधी सी साहब, चीनी कम पानी ज्यादा, चीनी कम पानी ज्यादा, चीनी ज्यादा पानी कम, पानी मतलब फ्री वाटर कम। आप बोलो सर वॉल्यूम तो टोटल बराबर है, वॉल्यूम नहीं परसेंटेज, तो यहां पानी ज्यादा है यहां पानी कम है, जाहिर सी बात है पानी इधर से इधर मूव करेगा, और इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ये मेम्ब्रेन हमने मान ली कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब साहब बात सुनिए आप, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अभी पानी किधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक। मैंने इधर सॉल्यूट डाले, पानी इधर भागेगा, और सॉल्यूट डालिए और पानी इधर भागेगा, और सॉल्यूट डाला और पानी इधर भागेगा, और सॉल्यूट डाला और पानी इधर भागेगा, और सॉल्यूट डाला और पानी इधर भागेगा, ऐसे होगा ना, यस और नो। जैसे जैसे हम पानी डाल मतलब वाटर मॉलिक्यूल डालते चले, वाटर कह रहा हूं सॉल्यूट मॉलिक्यूल डालते जाएंगे, तो पानी का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन बनता चला जाएगा। इस सिचुएशन में देखो हो क्या रहा है, थोड़ा पानी इधर भी जा रहा है पर ज्यादा पानी इधर जा रहा है, तो नेट जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाली आ रही है। अब सर सुनिए ध्यान से, तुम्हारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सर ये जो पानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से नेट डायरेक्शन ये जो जा रही है, ये पानी जो जा रहा है दौड़ता दौड़ता इस रनिंग वाटर में, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही है, जो ऑस्मोसिस से पानी इधर एंट्री ले रहा है, इसमें एनर्जी है कि नहीं है, उसमें एनर्जी है। भाई तुम्हारा दोस्त आ रहा है सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है एनर्जी। तो ये जो हाँ वो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पानी इधर से गया दौड़ते 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 इस वाले चैम्बर में, उस रनिंग वाटर में एक पोटेंशियल है, उसे हम उसे कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसकी वजह से आया, सॉल्यूट डालने की वजह से, तो उसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, साई एस के बराबर होगी, सीधी सी बात है। अच्छा एक चीज और, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब ओपन चैम्बर में आप देखो साई एस और साई डब्ल्यू की वैल्यू बराबर आती है,
तो एक तो आ गई ये वाली इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन, कि जब वाटर पे कोई प्रेशर ना लगा हो तब ये दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, अब सर सुनिए, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूट एडिशन, सॉल्यूट एडिशन से क्या हुआ, ऑस्मोसिस स्टार्ट हुई। ठीक है भाई, तो साई एस की वैल्यू साई ओपी के बराबर होगी और दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है भाई, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और अगर चैम्बर ओपन है तो यही साई डब्ल्यू की वैल्यू होगी। चैम्बर ओपन समझ गए, है ना? देखो, ओपन चैम्बर का मतलब समझो, देखो, हाँ, नो एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये ऑस्मोसिस चल रही है, इधर चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक, हाँ, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आया तो क्या होगा, इधर पानी भरता रहेगा और पानी ऊपर से बह के निकल जाएगा, ये तो होगा। ठीक है, बट इधर के मतलब जो सिस्टम है उसकी दीवारों पे कोई प्रेशर फील नहीं होगा, सीधी सी बात है ना भाई? अब क्या हो रहा है, तो भाई देखो, बात ये निकल के आई अभी तक कि सर जी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल दैट इज आल्सो नेगेटिव पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल है जो दौड़ते हुए पानी में अपने आप होता है। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे सामने दोस्त दौड़ता हुआ आ रहा है, ध्यान से समझिए, दोस्त आ रहा दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ, और ये बाउंड्री है ये वाली, तुमने यहीं पे रोकना है उसको ऐसे। तो जितनी स्पीड से वो आ रहा है दौड़ते हुआ, वो तो दौड़ते हुए आ रहा है, पानी दौड़ते हुए इधर जा रहा है, उसमें एनर्जी है अपने आप, तुमको रोकना है तो तुमको इधर से क्या करना पड़ेगा, फोर्स, जोर से बोलो, हाँ, क्या करना, लगाना पड़ेगा। क्या बोले, लगाना पड़ेगा। और वो जो दौड़ते आ रहा है उसमें, वो तो अपने साथ ही लिए आ रहा है। हाँ, तो आप सोचो, जब ऑस्मोसिस से पानी इधर गया तो पानी जो जा रहा है वो अपने साथ एक एनर्जी लेते हुए जा रहा है, क्योंकि उसके मूवमेंट में ही एनर्जी है। उस पोटेंशियल को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तुमने चाहा कि मैं इस पानी को इधर आने से रोक लूं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इधर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि पानी ये यहीं पर रुक जाए। उसको आप जो तुमने लगाया उसको क्या कहोगे, बोलो, ऑस्मोटिक, हाँ, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। देखो हमारा ही क्रम है ये पिछली क्लास के। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी होगी जितनी ऑस्मोटिक पोटेंशियल की है। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की कितनी है, जितनी की सॉल्यूट पोटेंशियल की है, समझ रहे हो? तो अब जैसे वो फनल वाला एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं फॉर्मूला नहीं, एनसीईआरटी, ये तो केमिस्ट्री में ले गया हमको, एनसीईआरटी, कहां गया? हाँ, ये रहा है, तो ये शुरू में ही, हाँ, ये वाला देखो कितना बढ़िया, ये बहुत सबसे बढ़िया डायग्राम है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने का। कि भैया जी हमने क्या किया, एक फनल लिया, ठीक है, ले लिया, फनल के अंदर हमने सुक्रोज सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है, भर लिया, सुक्रोज सॉल्यूशन है चीनी का पानी, और नीचे बीकर में प्योर वाटर भर लिया, ठीक है ना, ऊपर से फनल को नीचे डिप कर दिया, तो देखो पानी अंदर जाना शुरू हो गया। तो ये क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है। बाहर बीकर में कैसा पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर, बीकर में भरा हुआ है प्योर वाटर, और फनल के अंदर हमने भर दिया है क्या, चीनी का पानी, है ना, शरबत, सुगर सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है भाई, सुगर सॉल्यूशन यानी कि उसके अंदर चीनी ज्यादा, पानी है ही नहीं, इधर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा, पानी अंदर जा रहा था। तो जितना पानी अंदर जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, वो अपने साथ एनर्जी कंटेन कर रहा है। उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या है, हाँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो सॉल्यूट की वजह से है, बात खत्म, सिंपल, कि सॉल्यूट की वजह से है। और सॉल्यूट की वजह से तो क्या हो गया भाई, ऐसी क्या उसने गुनाह कर दिया, बोला देखो ये गुनाह किया उसने, ये वाटर पोटेंशियल अच्छा खासा जीरो था, इसने निगेटिव किया है उसको, तो तेरी वजह से जो भी निगेटिव होगा, तेरी वजह से सब निगेटिव होंगे, तू निगेटिव इंसान है, निगेटिव इंसानों से दूर रहना चाहिए। सॉल्यूट बोला, अब देखो वो तुम्हारा फोटोग्राफ, उसमें इतने सारे इधर सॉल्यूट भरे हुए हैं, 16 सॉल्यूट भरे हुए हैं, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, जितने ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल कम।
कम। ठीक है, तो सॉल्यूट की वजह से ही, क्योंकि पोटेंशियल डेवलप हुआ है और वो निगेटिव उसकी वैल्यू है, तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल भी निगेटिव है। अब हमने क्या किया, इधर से प्रेशर लगाया, हमने ऊपर से देखो फूंक मारनी पड़ेगी हमको, हमको उतनी फूंक मारनी है कि ये बस पानी यहाँ पे रुक जाए, अंदर एंटर ना ले। तो इधर से जो लगाओगे वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर या पाई, और उसको जो रोका वो क्या था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये था साई ओपी। तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, है ना। तो भैया जी बात ये आई कि साई ओपी इज नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस ओपी या पाई, ये दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर किसी एक सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट पोटेंशियल -5 है, तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, +5 होगा, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल -5, है ना, वो -5 होगा। ठीक है ना भाई। साई पी अभी नहीं बताए हैं, साई पी पे अभी रुको। हाँ अभी अब प्रेशर पे आते हैं। अब सेम ये वाला है, सेम है ना। अब इसको बंद कर देते हैं, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ भाई कौन बोला, हाँ ये ओपी हमको अप्लाई करना, बिल्कुल सही बात। ये जो हम फूकेंगे ऊपर से, और मान लो तुमने तेजी से फूक दिया तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जो आरओ सिस्टम होता है ना पानी में लगाते हैं मशीनों में, कि यार सॉल्यूशन से तुमने पानी निकाल लिया, सॉल्यूशन में पानी जा रहा था, तुमने सॉल्यूशन में से पानी निकाल दिया, उल्टा हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो उतना ही प्रेशर लगाना है। तो अगर मैं ये बात अगर मैं लिखूं, ये लिख देते हैं, है ना, कि भैया जी देखो बात ऐसी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लाइन लिखी है वैसे, अप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर, ये अप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर है, जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑटो जनरेटेड निगेटिव पोटेंशियल है, ये ऑटो जनरेटेड नेगेटिव पोटेंशियल है। और कब होगा, जब ऑस्मोसिस होगी, और ऑस्मोसिस कब होगी, जब सॉल्यूट डालेंगे, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मान लो चैम्बर ले लिया क्लोज। देखो भाई अब बात आती है कि भाई सर वाटर पोटेंशियल कभी 0 से ज्यादा होगा क्या, मतलब पॉजिटिव होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है ना, एट प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर पे आप सॉल्यूशन को रखोगे तब, जैसे कि क्लोज्ड चैम्बर में, जैसे कि सेल के अंदर, या जैसे कि पीछे से मोटर लगी हो और हम गार्डन में पानी देते ना, वो वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो भाई देखो फिर से हमने दो सिस्टम लिए, बीच में एसपीएम डाल दी, और इस बार इसको कर दिया बंद। शुरू में लिया प्योर वाटर, और जब प्योर वाटर लिया तो दोनों तरफ साई डब्लू, बोलो 0, साई डब्लू 0, दोनों में बड़ी सुख शांति है, बड़े सुख चैन से रह रहे हैं दोनों। फिर तुमने क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया। इस बार सॉल्यूट डालते सिर्फ इधर, क्योंकि एक चीज समझनी है, जैसे ही सॉल्यूट डाला तो इसकी तो जिंदगी में निगेटिविटी आ गई, है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 हमने सॉल्यूट डाले। हम मान लेते हैं कि एक सॉल्यूट एक वाटर के मॉलिक्यूल को अरेस्ट करता है और इसका वाटर पोटेंशियल 1 यूनिट से कम कर देता है। ठीक है भाई, तो इधर सबसे पहले तो देखो साई एस कितना होगा, -7। ठीक है भाई, और इधर पानी आना शुरू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अब इधर ऑस्मोसिस चल रही है। अब इस चैम्बर, ये क्लोज चैम्बर है सर, ऊपर से बंद है ये, इस चैम्बर में वाटर पोटेंशियल कितना होगा, एक तो इसकी वजह से ही है कि नहीं भाई, ये साई एस सॉल्यूट डालने से तेरा वाटर पोटेंशियल भी तो माइनस कितना हो जाएगा, -7 तो हो ही गया। अब जो एक्स्ट्रा पानी इसमें अंदर आएगा वो इधर इकट्ठा होता रहेगा भाई, वो ऊपर से उड़ के नहीं, सॉरी बह के नहीं निकल सकता। वो पानी इस चैम्बर में इकट्ठा होगा, और वो पानी चूंकि वो पानी है, तो वो वाटर इसके जब अंदर इकट्ठा होगा तो सर वो
इसकी दीवारें बंद हैं तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर में एक एनर्जी होगी जिसे आप क्या कहोगे, प्रेशर पोटेंशियल कहोगे। क्या कहोगे, प्रेशर पोटेंशियल। ये सेम वैसी है जैसे तुमने बलून में हवा भर दी और बलून की दीवारों पे हवा ने प्रेशर लगाया, बलून फूला। ठीक है भाई, आप समझ रहे हो। यहां अब प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर सर क्यों जनरेट होगा बताओ। क्योंकि ऊपर चैम्बर बंद है और पानी अंदर आता जा रहा है। ये जो प्रेशर जनरेट होगा ये किसकी वजह से हुआ है ये बताओ, वाटर की वजह से। तो भाई जब वाटर की वजह से सॉल्यूट, जब वाटर की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है और उस प्रेशर में जो पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल उसका नाम है, तो वो वाटर साइड ब्लू में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो है ही पानी की वजह से। तो अब ऐड सिंपल इसमें ऐड कर दो साइड ब्लू में, -7 में तुम कुछ भी ऐड करो, चाहे तुम +1 ऐड करो, तो ये बढ़ा के नहीं बढ़ा, -7 से -6 हो गया तो बढ़ गया। तो वाटर पोटेंशियल उस कंडीशन में बढ़ता है। और कुछ ऐसा हो जाए कि सर यहां प्रेशर पोटेंशियल 9 हो जाए, यहां प्रेशर पोटेंशियल कितना हो जाए 9 हो जाए, तो बताओ साइड ब्लू कितना हो जाएगा, +2। हाँ बढ़ गया। तो प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है बट होगा तभी जब प्रेशर में हो, प्रेशर के अंदर हो। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है दैट इज नोन एज साई पी, और साई पी है एक पॉजिटिव पोटेंशियल। साई पी जो है वो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब इस चैम्बर में साई डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, साई एस के प्लस साई पी के, दोनों के बराबर आएगा। बात समझ आ गई, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल। अभी तक मैंने कितने पोटेंशियल के नाम ले लिए, मैंने ले लिया एक साई डब्ल्यू का नाम, साई एस का नाम, साई ओपी का नाम और साई पी का नाम, यही 4 पोटेंशियल होते हैं। हाँ वो प्रेशर है ना, उसको अलग से लिखेंगे। ये तीनों नेगेटिव है, ये अकेला पॉजिटिव है। ठीक है भाई। और पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द साई एस या साई ओपी, और ये नेगेटिव है। नीचे लिख दिया हम, है ना, ऐसे ऐसे। अब सुनिए सर, हो गया। अब एक चीज और, ओ सॉरी शक्तिमान, देखो ना, वो तो कैलकुलेशन में काम आएगा, है ना। अब देखो, अब वापस से इसकी बनाते कॉपी, और यहां पर इसमें सुनिए सर, अब देखो ध्यान से सुनिएगा। अब डीपीडी समझते हैं जल्दी से फटाफट से, डीपीडी क्या होती है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। ठीक है ना भाई। तो ये साइड डब्ल्यू लिखा रहने देते हैं भाई। एक बात बताओ, अभी अपने घर में सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर होता है, वो पूरा भरा हुआ है, एक दूसरा आधा भरा हुआ है। तुमने पाइप हटाया, नोजल खोल दिया, रेगुलेटर खोल दिया, दोनों में से गैस बाहर निकलेगी। कौन से वाले में से तेजी से बाहर निकलेगी, जो भरा हुआ है, मतलब ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगी। ऐसा क्यों बताओ। एरिया बराबर है, नोजल तो दोनों में बराबर है। ग्राम्स लॉ हो गया, चलो ये ज्यादा टेक्निकल बात होगी, बुगेम्बो के सर के ऊपर से चली गई भाई। सीधी सी बात है, भरे हुए सिलेंडर में मॉलिक्यूल ज्यादा है, उधर मॉलिक्यूल कम है ना। जो आधा या 1/4 सिलेंडर है उसमें माल कम है, तो वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जिसमें माल ज्यादा है वो तेजी से बाहर निकल रहा है। बस ये चीज याद रखनी है आपको, है ना, अपन को रखना सिंपल। देखो तो भाई शुरू में, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, शुरू में दोनों तरफ प्योर वाटर है, तो दोनों तरफ सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं, सब डिफ्यूजन कर सकते हैं, तो सर डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो भाई इधर मैंने माना डिफ्यूजन प्रेशर इज x, और इधर डिफ्यूजन प्रेशर इधर भी मैंने माना x। ठीक है ना भाई। अब मैंने ऐड कर दिया सॉल्यूट, और इस बार भी मैं साथ ही सॉल्यूट ऐड करूंगा जिससे कि हमारा उस वाले से लिंक बन जाए। अब सर देखो मैंने माने, फिर मैंने किए सॉल्यूट ऐड,
जो ज्यादा छोटे सॉल्यूट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 सॉल्यूट ऐड किए। तो भाई मेरे अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि साई एस कितना होगा, नहीं अभी बंद है, अभी बंद है, साई एस कितना होगा -7, ये तो सीखा। ठीक सर, अब मेरे को बताओ कि डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा इधर, नया डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर जो नया आएगा वो होगा x-7। हमने मान लिया कि एक सॉल्यूट ने 1 यूनिट से डिफ्यूजन प्रेशर कम कर दिया, तो सर नया डिफ्यूजन प्रेशर कितना आ गया, x-7। ठीक है ना। अभी डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी कितनी आई, हाँ डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी कितनी आई, 7। तो जितने की कमी आई है वो 7 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, इधर 3 सॉल्यूट ऐड करते हैं, 3 सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इधर साई एस कितना आया, -3। इधर का नया डिफ्यूजन प्रेशर, सुनो सुनो एक मिनट एक मिनट, पानी किधर से किधर जाएगा, जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ। पानी किधर ज्यादा है, जिधर सॉल्यूट कम है, चीनी कम पानी ज्यादा, पानी उधर चला गया। ठीक सर, आप ये देखो डिफ्यूजन प्रेशर डीपी जो नया आया है x-3 और ये x-7 है, ये ज्यादा है तो वो कम है, उधर से उधर ही जाएगा, सीधी सी बात है। सर इसमें कमी कितने की हुई है, डिफ्यूजन प्रेशर में लॉस कितने का हुआ है, अबे 3 का भाई, NaCl। और लगाओ तुम रंगीन रंगीन ये बल्ब, है ना, क्या लल्ली, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं यार, ये नमक कहां से आ गया यार, जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, है ना, सॉल्यूट आ गया, पोटेंशियल निगेटिव कर गया, आपस में बातें कर रहे, दुख दर्द बांट रहे, तेरा कितने का नुकसान होगा, मेरा यार 7 का नुकसान हो गया, 2 3 5 और 2 7, मेरा 3 का ही नुकसान हुआ है, मेरा कम नुकसान हुआ है, तेरा ज्यादा नुकसान हुआ, ले नुकसान बांट लेते, ले पानी ले ले थोड़ा सा, हो गया। पानी देखो कहां से कहां जा रहा है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ढक्कन हटा देता हूँ, हटा दिया। सर आप मेरे को बताओ इधर का वाटर पोटेंशियल कितना आएगा, -3, और इधर का वाटर पोटेंशियल -7, डीपीडी का बस माइनस लगाना है कि नहीं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, हाँ -I W इज इक्वल टू डीपीडी, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। और देखो साई एस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं भाई, ये माइनस होता है बस, ये प्लस होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल डालने से ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस होने से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट होता है, वो बराबर होते हैं। तुमको अगर ऑस्मोसिस रोकनी हो तो उतना ही तुमको प्रेशर लगाना पड़ता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दो इक्वेशन आ गई। अब वापस से लगा दे ढक्कन, पानी भाई इधर इकट्ठा होगा, मतलब ऑस्मोसिस दोनों तरफ होगी बट नेट डायरेक्शन ये होगी फाइनल डायरेक्शन, तो पानी मोस्टली इधर इकट्ठा होगा। तो सर इसकी दीवारों पे लगेगा एक प्रेशर, और जब प्रेशर लगेगा तो उससे होगी सेल टर्जिड। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूं, कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है, एक गोला सा ले लेते हैं, ये वाला, हाँ ये हमारा मान लो प्रोटोप्लाज्म है, और ये हमने ले लिया। ठीक है सर, जो अंदर वाला है देखो, फिलहाल मान लो ऐसा है ये, ठीक है भाई, ये सेल वॉल है और ये सफेद वाली सेल मेम्ब्रेन है, अंदर वैक्यूल वैक्यूल सब है। अब सर अंदर पानी आएगा, वाटर की एंट्री होगी मान लो अंदर, तो क्या होगा, ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ये फूलेगा, ये सेल टर्जिड हो रही है, ठीक है ना, टर्जिड हो रही है। तो टर्जिड हो रही है, अब चूंकि सेल एक क्लोज चैम्बर है, तो देखो सेल हो रही है टर्जिड, तो जब टर्जिड हो रही है तो सर ये जो सफेद रंग की बॉल है, ये एक प्रेशर लगा रही है किस पे, सेल वॉल पे, ठीक है भाई, और उतना ही प्रेशर सेल वॉल लगाएगी, यस और नो। हाँ अब ये यही बस यही बताना है कि टर्गर किसे कहते हैं, वॉल किसे कहते हैं, जो लगाएगा उसके नाम पे नाम आएगा, वॉल लगाएगी तो वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर। सीटी बजा रहा कोई, उधर से उधर है, सो सैड
ठीक है, बढ़िया। टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन ना। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो पानी अंदर आया, वाटर इन, वाटर इन की वजह से सेल फूली, सेल फूली मतलब टर्जिड हुई, टर्जिड हुई तो ये सेल के प्रोटोप्लास्ट ने वॉल पे प्रेशर लगाया, तो वाटर इन होने से लगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर है भैया सफेद वाला, है ना, ये वाला व्हाइट वाला, ठीक है ना। और टर्गर प्रेशर को हम लिखेंगे टीपी, सिंपल। और उतना ही प्रेशर वॉल लगाएगी, क्योंकि वॉल रिजिड है, दैट इज वॉल प्रेशर WP। और सर ये ही है, अब ये प्रेशर में एक पोटेंशियल है, उसका नाम क्या है, बस सिंपल, उसका नाम है साई पी। तो ये हो गया हमारा साई पी। तो सर देखो अब बात निकल के ये आ रही है कि अब आप एक काम करो, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू की जगह क्या लिखो, माइनस डीपीडी, साई एस की जगह माइनस ओपी माने पाई, प्लस साई पी की जगह टीपी या डब्ल्यूपी, है ना। अब आप इसमें से माइनस ले लो, जो भी करना उसका कॉमन ले लो, क्या रहता है जो भी है, ओपी माइनस टीपी, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अब मान लो एक सेल है फुल्ली टर्जिड है, पूरी फूल चुकी है, तो फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर हाई होगा, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, हम्म, अब देखो फुल्ली प्लेसिड मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल में साई पी इज इक्वल टू 0। भाई तू तो पिचकी पड़ी है, तेरी दीवारों पे प्रेशर ही नहीं है, तो साई पी 0 हो गया। तो सर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस आ गया। और अगर डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी लोगे तो क्या आएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। और वैसे भी तुम ले लो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, साई एस इज इक्वल टू माइनस पाई, तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। सर ये इक्वेशन वैलिडेट हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, उसकी दीवारों पे कोई प्रेशर ही नहीं है, तो सेल के अंदर का वातावरण एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यही रिलेशनशिप आता है कि नहीं, ठीक। अब अगर फुल्ली टर्जिड सेल है, फुल्ली टर्जिड सेल का मतलब क्या है भाई, और पानी नहीं ले सकते हम अंदर, हम अपने अंदर और पानी नहीं ले सकते, मतलब हमारे अंदर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है, मेरे अंदर और किसी चीज की कमी नहीं है, 0, आइडियल कंडीशन में हम 0 ले लें, है ना। तो फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी माने डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन बोला, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, तो भगवान का दिया, तो मेरा डीपीडी 0 है, माने मेरा साई डब्ल्यू 0 है। अब आप लगा लो इक्वेशन कितनी आएगी, बिल्कुल, है ना भाई, आप लगा लो भाई, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी है। अब डीपीडी 0 हो गया, तो ओपी इज इक्वल टू टीपी, माइनस नहीं प्लस का टीपी, ठीक है ना। या फिर साई डब्ल्यू 0 है, तो साई एस इज इक्वल टू साई पी। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि टर्गर प्रेशर खुद ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया है, कि दीवार इतनी फूल गई है, सेल इतनी फूल गई है यहां से, कि भाई देखो ये जो सेल फूल चुकी है, वो फूली हुई सेल अंदर आने वाले पानी को मना कर दे रही है कि भाई तुम जाओ पीछे, बस यहीं पे रुक जाओ तुम। ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है ना व्हाइट वाला, ये इसके बराबर हो गया है, पानी को ही नहीं अंदर आने, भाई पानी भर गया पूरा अंदर, अंदर सारे में पानी भर गया, वही तो मतलब है। और जब सारे में पानी भर गया, पूरा भर गया, भाई बलून हमारा पूरा भर गया, फुल भर गया, अब थोड़ी ना वो अंदर हवा जाने देगा, क्लियर है। तो ये हो गया, तो भाई ये मोटा मोटी इतना है, बाकी फिर पूछ लेना। तो इसके कुछ एक दो सवाल आते रहते हैं, वो कर लेंगे हम बीच में, अभी तो कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। चलो भाई अगला डाउट देखें, हाँ डाउट पूछो। आगे, अगेन जेनेटिक्स लैक ऑफ पूछ रहे हो तुम्हें,
लैकोपेरोन बता देंगे यार, जेनेटिक्स वाले दिन पूछ लेना, याद रखना, है ना, लिख लेते हैं, अगर समय बचा तो बता देंगे, है ना। हमने जो है तो मोटा मोटी जो 12 13 10 12 जो भी क्लास हैं हमने उसको डिवाइड किया है ये फिजियोलॉजी में, जेनेटिक्स में और इकोलॉजी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब पैसा देने वाली, मतलब हाँ वो जो भी कहते हो आप, है ना, सबसे ज्यादा वेटेज वाली वो है। ओपेरॉन तो यार हम बहुत तगड़े करके पढ़ाए थे यार, उसको लेक्चर देखना चाहिए था तुमको। हाँ हाँ। पोजीशंस कैसे समझे नहीं हम? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन अगर तुम भेज सको तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी मुझे समझा तो है थोड़ा थोड़ा आपका क्वेश्चन। तो भाई प्रेशर पोटेंशियल हो गया तुम्हारा, हो गया केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में क्या बताना भाई, थोड़ा बताओ पूरा साइकिल। चलो पूरा साइकिल बता, फटाफट बताते हैं ना, पूरा साइकिल बताते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनो, 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के ले लो। आरयूबीपी में कितने कार्बन है? 5। टोटल कितने कार्बन हो गए? 30 कार्बन हो गए। ठीक है, वो सब बच्चों वाली बातें कि एक बार में एक CO2 अंदर आएगी, फिर एक आरयूबीपी रिएक्ट करेगा, ऐसे करके 6 बार घूमेगी, वो सब बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। 6 आरयूबीपी 30 कार्बन हो गए, और अब आएंगे हमारे पास इसको यहां रखते हैं, 6 CO2, 6 CO2 आएंगी, और ये आ गई। और सर ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम आएगा रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम का नाम आएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं। आरयूबीपी, आरयूबीपी बताओ क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? प्रोटीन, बहुत बढ़िया। कौन बोला? एनएसईबी, रंग बिरंगा एनएसईबी, नितेश राजन, पकड़ के कूटेंगे तुमको। आरयूबीपी 5 कार्बन का कीटो, कीटो सुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, राइबुलोज है। शाबाशी दो, तुम कैंप में नहीं आए शुगर मनाओ तुम, कूटते नहीं तो तुमको हम पकड़ के। भाई 6 कार्बन की शुगर का नाम बताओ। ग्लूकोज होगी एल्डोज शुगर, ग्लूकोज क्या होगी? एल्डोज शुगर। फ्रक्टोज होगी कीटो शुगर। ऐसी 5 कार्बन की शुगर का नाम बताओ। 5 कार्बन की कीटो शुगर का नाम है राइबुलोज, और राइबोज है एल्डोज शुगर का नाम। राइबोज जो तुम माइटो, हाँ डीएनए में होती है ना। अब ये जो है ना, बस 5वें, पहले और 5वें नंबर कार्बन में फॉस्फेट लगा दिया है। रिमोट है इधर? नहीं, ये बेचारी चल तो रही है पर ये दुखी दुखी होके चल रही है, वो तो सेल का चार्जर है। कोई नहीं कोई नहीं, तो खैर कोई नहीं। देखो भाई ये CO2 की रिएक्शन हो गई। अब यहां पर देखो CO2 की रिएक्शन होगी कब? जब CO2 का अमाउंट O2 से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में मतलब ऑक्सीजन बराबर भी हुई ना CO2 से, तो मतलब RU यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, है ना, रूबिस्को एज कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यह है हमारा पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए कि CO2 थोड़ी कम रह जाए, मतलब सोचो दिन में बढ़िया वाली धूप निकल रही है और पानी भी बहुत है जमीन के नीचे, तो बढ़िया करके फोटोलाइसिस होगी, और जब बढ़िया करके फोटोलाइसिस होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन डराएगी, ऑक्सीजन कहेगी कि ऐसा है भाई साहब, हमारी रिएक्शन होगी आरयूबीपी से, तुम्हारी नहीं होगी। CO2 से कहा जाएगा तुम कौन? बोला हम CO2, बोला तो कौन CO2, भागो यहां से, हमारी रिएक्शन होगी, ठीक।
किसकी रिएक्शन होगी? O2 की। और जब O2 की रिएक्शन होगी तो एंजाइम किसके जैसा काम करेगा? ऑक्सीनेज की तरह। एक ही एंजाइम है, एंजाइम एक ही है, बट वो दो तरीके से काम कर रहा है। अब इस एंजाइम को बुला लिया कि भाई ये क्या करवाए तुमने मतलब ऑक्सीजन से रिश्वत ली होगी पक्का, तुम डर गए होंगे। बोला मालिक देखो अगर बराबर भी होती है ना, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन और CO2? CO2। हाँ, रुबिस्को कह रहा है मालिक देखो जब तक O2 CO2 बराबर थे मैंने CO2 की रिएक्शन करवाई, मैंने O2 को भगा दिया, बट जब O2 बहुत ही ज्यादा हो जाती है तब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है RBP से, तब मुझे मजबूरी में करवाना पड़ता है क्योंकि मेरी सारी एक्टिव साइड जो है वो ऑक्सीजन भर लेती है, ऑक्सीजन अपने अंदर क्या कर लेती है? भर लेती है। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर 5 ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, और 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा तो एक बनेगा 3PGA और एक बनेगा 2 कार्बन वाला 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलेट भी आप उसको कह सकते हो। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फुड रेस्पिरेशन होता है और ये सिर्फ C3 प्लांट में होती है, ठीक है। तो अब भाई देखो फटाफट से देखो यहां पर टोटल कार्बन बताओ कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है भाई। तो यहां 12 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ये हो गया पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का। दूसरे स्टेप पर क्या होगा? दूसरे स्टेप पर होंगे दो स्टेप होंगे, एक फॉस्फोराइलेशन होगा और एक होगा रिडक्शन, है ना, जिसको रिडक्शन लिख देते हैं, नॉर्मली रिडक्शन लिख देते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे देखते हैं ना बच्चों को लगता है हमें देख रहे हैं, और जब हम ऐसे देखते हैं तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। जब हम ऐसे देखते हैं तो एक्चुअली हम बच्चों को देख रहे होते हैं, और जब ऐसे देखते हैं तो हम कैमरे को देख रहे होते हैं। ठीक है, सुनिएगा। तो अब देखो, तो भाई देखो यहां पर पहले क्या होने वाला है, अब देखो पहले एटीपी खर्च होगी, मतलब एटीपी खर्च करके उसको बाईफॉस्फेट बनाया जाएगा। यहां पर भाई 12 एटीपी खर्च करवा दो, 12 एटीपी खर्च करवाओ, 12 एडीपी बनेगा, और इधर बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। कार्बन कितने? 36 कार्बन टोटल, ये भी 36 कार्बन, है ना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका होगा रिडक्शन, ये ए स्टेप है, ये बी स्टेप है, ये फॉस्फोराइलेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या होगा, यहां पर मान के चलो अब इसका रिडक्शन करना है तो भाई कोई तो होना चाहिए ना जो हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन देने के बुलाया जाएगा NADPH को। भाई NADPH आ जा, तुझे इसी दिन के लिए बनाया गया था लाइट रिएक्शन में, इसी दिन के लिए, इसी काम के लिए, है ना, लाइट रिएक्शन में बना था ना NADPH। आ गया, यहां पर क्या बचेगा? 12 NADP प्लस, और जो 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो भी निकाल लिए जाएंगे। तो यहां पर बचेगा भाई सीधा सीधा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं और जिसे शॉर्ट में पागल कहते हैं। इसमें भी 3 कार्बन है। ये पहली शुगर है जो बनती है क्रेब साइकिल, मतलब केल्विन साइकिल में ये वाली शुगर बनती है, ग्लूकोज नहीं बनता है, ठीक। अब इसके 12 मॉलिक्यूल है, 12 में से 12 दिया कितने हो गए? 36, 36 कार्बन हो गए, 36 कार्बन हो गए। ये है 2A स्टेप माने के फॉस्फोराइलेशन, और ये है रिडक्शन, एक्चुअल रिडक्शन। अब देखो भाई इन 12 में से 10 को एक तरफ कर दो और 2 को एक तरफ कर दो, बिल्कुल 2 पागल एक तरफ और 10 पागल एक तरफ। 10 पागल मतलब कितने? 30 कार्बन, 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर और 30 कार्बन इधर। अब सर ये जो 6 कार्बन है, अब यहां से तुम उल्टी ग्लाइकोलाइसिस चला लो, एक पागल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, दोनों मिलके क्या बनेंगे? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसको यहां पे लिख देते हैं, फटाफट से लिख देते हैं। 2 पागल है, 2 पागल में से एक पागल पागल ही रहेगा, एक पागल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा, दोनों मिलके बना लेंगे 13 फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब उल्टा चलो तो क्या बनेगा? बिल्कुल, अब मेरे को बताओ यहां एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इससे फॉस्फेट जब छीना जाएगा तो एक एडीपी यहां पर आएगा और वो एटीपी बन जाएगा, क्योंकि सर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये बना था तो हमने एटीपी दी थी। गलत जवाब, वो गैम्बो खुश नहीं हुआ। सिर्फ फॉस्फेट निकलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि सर एटीपी तो कहां बनती है, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन में बनती है, केमियोस्मोसिस के एंड में। ये जो फॉस्फेट निकला है ना, ये वाला फॉस्फेट, ये सारी चीजें कहां चल रही हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, C3 साइकिल चल रहा है, ये मतलब स्ट्रोमा में चल रही है, एक तरह से स्ट्रोमा में। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये थाइलेकॉइड के पास जाके लग जाएगा लाइन में कि मालिक मुझे एडीपी के साथ जोड़ दो, है ना, हम एटीपी बनने आए हैं। यहां नहीं बनेगी सर एटीपी, यहां खाली निकलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर ये वापस से ग्लूकोज, और यहां पर भी ये सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। ठीक है, तो ये तो बन गया ग्लूकोज, इसकी कहानी खत्म। तो ग्लूकोज कौन से स्टेप पे बना है, रिडक्शन वाले स्टेप पर। अगर ये नीट वीट का सवाल है वैसे तो, ये ग्लूकोज बन गया यहां पर। अब ये भैया 10 पागल इधर बैठे हुए हैं, 30 कार्बन, इनका थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन करना है, इनका बनाया जाएगा RUMP, राइबुलोज मोनो फॉस्फेट। 5 कार्बन के 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, 30 कार्बन हो गए, और यहां लगेगी एटीपी। कितनी एटीपी लगेगी, 6 एटीपी, और ये 6 एटीपी, और ये बन गया RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो ये 3 स्टेप हो गए तुम्हारे मोटे मोटे। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन एंड फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा हो गया हमारा ये फॉस्फोराइलेशन। तो भैया ये केल्विन साइकिल है। अब इसमें मेरे को क्वेश्चन बताओ, आप बताओ पर CO2 कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं और कितने NADPH खर्च हो रहे हैं। ठीक है, पर CO2 कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं सेकेंड स्टेप पे, मतलब रिडक्शन वाले स्टेप पे, ओनली रिडक्शन स्टेप पे 2। ठीक है ना, अब बताओ असली सवाल, टू प्रोड्यूस 1 ट्रायोज फॉस्फेट हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड। एक, भाई 12 पागल बने हैं और 12 एटीपी खर्च हो गए हमारे, एक लगा। ठीक है ना भाई, टू प्रोड्यूस 1 ट्रायोज फॉस्फेट 1 एटीपी एंड 1 NADPH आर यूज्ड एट दिस स्टेप। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो जोड़ेंगे तो फिर तो 1.5 देना पड़ जाएगा। ठीक है ना भाई, वो उसकी बात नहीं हो रही। ऐसे सवाल अगर पूछेगा तो वो बना के देते हैं, मतलब वो बना थोड़ा सा लाइन लिख देते हैं, बट फिर भी देखो, टू प्रोड्यूस 1 ट्रायोज फॉस्फेट 1 ATP and 1 NADPH are used at this reduction step। सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो ये हो गई तुम्हारी केल्विन साइकिल। और बताओ इसमें कोई डाउट। हाँ बिल्कुल, वो सब सेम लगेंगे, इसलिए वो एटीपी नहीं बन रहे वहां पे, वो खर्च कर सकते हैं। देखो एटीपी बनाने के लिए एटीपी सिंथेज एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, अगर यहां से यहां बनते हुए एटीपी बन जाए तो इसका मतलब वहां पर हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होने के लिए ये वाले एंजाइम हमारे सफिशिएंट नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल एंजाइम फॉस्फोराइलेशन यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है ना, हाँ बोलो। हम्म, वो देखो, वो जो तुम पढ़े हो ना, वो ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े हो, और वो ये वाली रिवर्सिबल होती है, ये वाली नहीं होती है, समझ रहे हो। हाँ बराबर, यहाँ पे कोई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, नहीं तो ये उससे ना चिपक जाता और फिर कुछ और ना बन जाता, उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता, इसलिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला है। समझ गए, तुम सारे बच्चों ने सारे लेक्चर देखे कि नहीं देखे। हाँ
मतलब तुम हमको जानते हो, है ना? सही है, फिर ठीक है। हाँ पूरा साल निकल गया, तुम अब देखने को मिल रहे हो मुझे। अबे तेरा तो बल्ब भी फ्यूज हो गया लग रहा है। अभी डिस्को डांस तुम कर रहे थे, इतने सारे तुमने लाइटें जलाई हुई थी, डिस्को बजा रखा था, अब तुम बिल्कुल बंद हो गए। नहीं नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, बोले हम के अंधेरे में बैठो, इससे अच्छा तो तुम डिस्को लाइट में ही बैठ जाओ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो भाई देखो, ये तुम्हारा हो गया केल्विन साइकिल का, हो गया। अब फटाफट से शटल सिस्टम। शटल सिस्टम बहुत ही है, 2 मिनट 1 मिनट में बन जाएगा काम, है ना? देखो, तो लफड़ा जो होता है वो होता है भैया ग्लाइकोलाइसिस के बने हुए NADH के ऊपर, बस, है ना? क्योंकि उन्हीं को प्रॉब्लम है, या उन्हीं के सामने प्रॉब्लम है कि वो ETS में जाए तो जाए कैसे। क्योंकि बाकी के जितने भी, देखो छोटी सी अगर मैं बात बताऊं, अगर हम एक ग्लूकोज से शुरू करें, तो भैया जी एक ग्लूकोज से शुरू करें, और फाइनल अपन हम ले लें ये 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के, ठीक है ना भाई? 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए के, और फिर 2 चक्कर घूम गए क्रेब साइकिल के, है ना? अब इस पूरी प्रोसेस में हमको यहां पर मिलेंगे 2 ATP का गेन होगा, डायरेक्ट गेन होगा, और 2 बनेंगे NADH2। टोटल 10 NADH2 बनने होते हैं ना, 2 NADH2 यहां पर बनेंगे, और सर 6 NADH2 यहां पर बनेंगे, और 2 FADH2 यहां पर बनेंगे, और 2 GTP के 2 डायरेक्ट ATP यहां पर बनेंगे। तो एक ग्लूकोज से टोटल हमने ये जो देखा है, ये हमने 38 ATP वाला हिसाब किताब लिख लिया। उसमें से ये वाले जो 2 NADH2 हैं, ये वाले और ये वाले 6, ये 8 NADH2 के सामने कोई भी किसी तरह का बीच में बैरियर क्रॉस करने की नीड नहीं है। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बने और वहीं पर ETS होगी, वहीं पर जाके अपनी लाइन लगा लेंगे, बारी में अपना इंतजार कर लेंगे। ये वाले जो 2 ये वाले हैं, ये बेचारे साइटोप्लाज्म में बने हैं। अब इनके सामने प्रॉब्लम है क्या, हमको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, हमको जो है क्या करना है, हमको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ETS में पार्टिसिपेट लेना है। हमको, हमारी भी इच्छा है कि हम भी 3-3 ATP बनाए। अब ये पहुंच गए भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास, ये है ना, ये पहुंच गए यहाँ पर, नॉक नॉक करने लगे। बोला कौन? बोला साहब NADH2 है साहब, ATP बनवाने आए हैं। कौन NADH2? कहाँ से? भागो यहाँ से। सर हकीकत ये देखो, बाहर वाली मेम्ब्रेन तो फ्रीली परमिएबल है, उसे तो उसने तो कहना नहीं किसी को कुछ भी। सब यहाँ पे ये NADH2 यहाँ पे आके खड़े हो गए, अंदर वाली मेम्ब्रेन से कह रहे हैं, वहां पर खड़ा हुआ है दरबान बढ़िया सा, है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल, हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोला कौन? बोला NADH2। नहीं, अंदर नहीं जा सकते सर, दिस मेम्ब्रेन इज लिटरली इम्परमिएबल फॉर द NADH2। अब NADH2 कह रहा है ये तो गलत बात है यार, हम तो इस उम्मीद में बने कि हम भी 6 ATP बनवाएंगे। बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, भागो यहाँ से। तो फिर इनको बस ये सांत्वना दी जाती है कि तुम अपने प्रोटॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, वो हम अंदर पहुंचा देंगे, बस। अब वो कौन से शटल से अंदर जाएगा, ये बात इस बारी पे डिपेंड करता है कि भाई बनेगा क्या, ठीक है? तो अब देखो, सिंपल तरीके से बताता हूं मैं फटाफट। अगर मान लो NADH2, NADH2 से ये बन गया NAD+, ठीक है ना भाई? अगर इसको शटल सिस्टम मैलेट एस्पार्टेट शटल, और सर नाम शटल का इसलिए मैलेट एस्पार्टेट शटल है क्योंकि ये एक बार मैलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, फिर एस्पार्टिक एसिड बनता है, उधर एस्पार्टिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, तो ये कहानी चलती है। तो सर यहां पर इसके जो 2 प्रोटॉन है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो फाइनली बनाएगा NADH2, है ना? शटल का नाम क्या हो गया? मैलेट एस्पार्टेट शटल, क्योंकि इधर से मैलिक एसिड अंदर जाता है, मैलिक एसिड अंदर आके फिर से एस्पार्टिक एसिड बनता है, एस्पार्टिक एसिड वापस बाहर जाता है, ये कहानी चल रही होती है। तो कुल मिला के शॉर्ट में कहानी ये है कि भाई अगर तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी मैलिक एसिड से रिएक्शन हो गई है, तो तू एस्पार्टिक एसिड बन के अंदर जाएगा, और एस्पार्टिक एसिड वापस से NADH2 से रिएक्शन करके मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड फिर से बाहर, वो लंबी कहानी है। कुल मिला के यहाँ पर NADH2 बन जाएगा,
बाहर भी NADH2 साइटोप्लाज्म में और अंदर भी NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अगर बाहर भी NADH2 अंदर भी NADH2, तो ये अपना फिलहाल का जो हमारा कैलकुलेशन हमने रखा हुआ है 3 ATP का, वो चलता रहेगा। तो हमारे 38 ATP आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सिस्टम हुआ ऐसा कि भैया जी NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है वो पास कराए जाएंगे ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट शटल से, ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट शटल से, GMP शटल से। तो सर उसको कैच करेगा FADH2, या मतलब वो FAD प्लस से ही रिएक्शन हो पाएगी उसकी, और वहां पर बनेगा FADH2। और FADH2 बनेगा तो भाई पर FADH2 बनेंगे 2 ATP, और 2 ATP 4 ATP का नुकसान होगा टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे? 36 ATP। तो ये वाली कहानी है। तो 38 ATP या 36 ATP ये वाली कहानी है। ठीक, अब इसमें तो वो फिक्स है, जैसे बर्ड की फ्लाइट मसल्स में ये वाला शटल होता है, GMP मतलब ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट शटल। हमारी ब्रेन सेल में भी यही वाला शटल होता है ना। लिवर सेल में और किडनी में हाँ पीछे वाला होता है। ये रटने वाली चीज है यार, ये तुम रट लेना अपना, ठीक है भाई। और पूछो। तो ये शटल सिस्टम हो गया। अब एक सवाल पूछते हैं, बीच में हम सवाल पूछेंगे। अब हम सवाल पूछेंगे, सुंदर सा सवाल, बढ़िया सा। फ्रॉम वन सुक्रोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी ATPs फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओनली। ये सवाल हम करवाए भी हैं वैसे क्लास में जब रिकॉर्डिंग मार रहे थे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बनेंगे सुक्रोज से? गलत जवाब। दो दो आंसर कैसे आ रहे हैं? नहीं, हाँ हमको सिंपल वाला बताना है जो हमारी हमारी NSCB में फॉलो हो रहा है, और जो फॉलो हो रहा है वो वही वाला फॉलो हो रहा है कि एक NADH से 3 ATP आते हैं और एक FADH2 से 2 ATP आते हैं, उसके हिसाब से बताना है, ठीक है ना भाई। नंबर 1 ऑप्शन आया 76 ATP, नंबर 2 आंसर आ रहा है 72 ATP, और नंबर 3 आंसर, नंबर 4 आंसर और बच रहे हैं। दिल नहीं तोड़ना भाई, देखो क्यों भाई, क्यों भाई, ये क्या नाम, नितेश डिस्को मैन, डिस्को मैन, ये सवाल करो, कई बार करवा दिए हम, बहुत सरल सवाल हैं। इन दोनों में से हमको एक आंसर, नहीं एक भी आंसर नहीं है, इनमें से भी नहीं है। हम्म, अच्छा बताओ कैसे आया 72, कैसे आया? हम्म 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 ठीक है। हम्म, बराबर। हम्म 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 बिना वजह कॉम्प्लेक्स कर ली हो तुम। लगा, बाकी बच्चे भी लगाओ। 68, बोगैम्बो, खुश हुआ, ये आंसर है भाई, ठीक है। 64 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है यार, एक सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड दे रहा है, सिंपल, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और सर दोनों का यील्ड सेम है, दोनों का यील्ड सेम है, 38 है। अब देखो यार, एक ग्लूकोज में से
टोटल 38 एटीपी आते हैं। टोटल कितने होते हैं भाई? जब जब सवाल में कहीं पर भी ये ना दिया हो कि 38 लेना है कि 36 लेना, तो आप चुपचाप कान दबा के 38 वाला ले लोगे। अब इन 38 में से 4 एसएलपी वाले होते हैं और बचे हुए 34 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले होते हैं। दिख रहा तुमको ओपीएल लिखा हुआ है? इधर बैठो, थोड़े इधर खिसको। इतना बड़ा क्लासरूम और 3 बच्चे नहीं बैठ पा रहे, बताइए आप। ये लो, ये लो। अब ठीक है, ये सिंपल सा है भाई, ये तो रट लो, ये तो मतलब दिमाग ही ना लगाना पड़े। 4 एसएलपी के और 34 ओपीएल के। 34 कैसे? देखो सीधी सी बात है, 10 बनेंगे एनएडीएस2 से, सॉरी 10 बनते हैं एनएडीएस2, 30 हो गए उसके, 10 इंटू 3 30 उसके हो गए, और 2 एफएडीएस2 के 4 वो हो गए, तो 34 तो ओपीएल के आने वाले, और 4 बचे हुए एसएलपी के। 4 एसएलपी के कैसे हैं देखो, ग्लाइकोलाइसिस में 2 का गेन होता है, बनते तो 4 हैं बट 2 खर्च हो जाते हैं ना शुरू में ही, तो 2 वो हो गए और 2 क्रैप साइकिल में, इसीलिए मैंने ये लिखा था शुरू में ही। ये रहा देखो, 2 एटीपी का गेन ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है और 2 एटीपी ये बन रहे हैं 2 चक्कर में, ठीक है ना। एक सवाल और करेंगे फिर तो ऐसा, अब तो जरूर करेंगे। तुम अगर खटाक देनी मेरे मुंह पे आंसर दे के मार दिए होते तो नहीं कर पाता मैं दोबारा, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता तुमको आ गया है। अब बताओ, 1 पाइरुवेट से एसएलपी के एटीपी, अब तीनों ही बताओ फिर तो, टोटल, फिर ओपीएल वाले, फिर एसएलपी वाले, बताओ फटाफट बता दो। एक पाइरुवेट, हमने लैंडमार्क भी बताए थे जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मतलब क्लास लिए थे, कि ये लैंडमार्क याद होने चाहिए। गलत जवाब। हाँ 15 ठीक है। हाँ हाँ लली बोलो बोलो, सुहानी बोलो। ये सही है, ठीक है। और अगर मैं एक एसिटिल को एंजाइम में लिख दूं तब एक एनएडीएस हट जाएगा, बस 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 बुगैम्बो खुश। तो 12, 11 और एक आंसर आएगा। इसमें हम एटीपी काउंट किए हैं, ठीक है ना भाई, एटीपी। कोई डाउट? टोटल 12 बनेंगे, एसएलपी का एक हटा दो, बचे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ईटीएस के 11, ठीक है। चलो एक 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 डाउट बताएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे। C6H12O6 प्लस 6O2, ये भी मैं क्लास में कराया हूं, बट ये टेक्निकल चीज है, यहां पर पता होनी चाहिए, रिवाइज हो जानी चाहिए, इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूं। प्लस एनर्जी, और एनर्जी हमारी कितनी है? 38 एटीपी की, ठीक है भाई। चलो भाई बताओ, पांचवें कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? हम्म टर्मिनल ऑक्सीडेशन कौन से कॉम्प्लेक्स का काम है? फोर्थ का, ठीक है ना। ठीक है, वहां पर क्या क्या रिएक्शन होती है बताओ जरा। साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हम्म 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन ये है कि 1 NaDH2 से जब ईटीएस शुरू होगी तो फाइनली कितने ऑक्सीजन यूज होंगे और कितने वाटर बनेंगे, ये सवाल है।
ओके, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फॉर ईच NaDH2 हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम, मॉलिक्यूल ले लेते हैं, विल बी यूज्ड। मतलब मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, ये 6O2 कहां लगे ये बताना है आपको। बात खत्म। और लो, और इजी बता दिया। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6CO2 कहाँ निकले, तो सर जी देखो, दो तो निकल गए लिंक रिएक्शन में, और दो दो जगह निकल गए, दो दो करके 2 बार घूमने में क्रैप साइकिल में। 6CO2 का हमें सीधा सीधा पता है कहाँ पे निकले हैं। मुझे ये बताना है कि 6O2 कहाँ यूज हुई, ये समझाना है मुझे, बात खत्म। ये कैसे समझाओगे? हाँ भी डिस्को मैन, NSEB, बताओ। तुम क्यों नहीं आए भाई यहाँ पर? क्यों भी नितेश, बुलाया नहीं तुमको? अबे जाओ वे, तुम इतने खास नहीं हो कि तुमसे हमको प्रॉब्लम होगी। हाँ। हैं? ओ, सो सैड, सो सैड, सो सैड। स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको NSEB फोड़ के दिखाना है, ठीक है? सबका बदला लेना है, और क्या। बताओ बताओ, ये बताओ, 6O2 का हिसाब किताब चाहिए मेरे को पर ग्लूकोज। फिर उसका हमारे सवाल भी है भाई, 5 सवाल लाए बड़े बड़े से, 5 6 पता नहीं कितने सवाल हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बुक एम्बो खुश हुआ। मतलब 12H+ आयन, ये सब समझा नहीं मेरे को, मैं थोड़ा सा, मेरा लर्निंग पावर उतना नहीं है, थोड़ा इजी तरीके से बताओ ना यार। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, हम्म, हम्म। ये मैडम पढ़ाती अच्छा है, पर समझाती थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से है ना? ये छोटा कैसे होगा? हाँ, यहां से होगा। देखो, ये हमारा वो है, क्रैप साइकिल है, सॉरी, ETS है। ऑनलाइन वालों दिख रहा तुमको, सफेद सफेद? हाँ, थोड़ा ज्यादा चमकीला हो गया है ना? दूध सी सफेदी है ये, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा तुमको। आप चाहो तो अपना NCERT खोल सकते हो। देखो यार, ये जो सवाल हम बोल रहे हैं ना आपको करने का, इसका सीधा सा हिसाब है। इसका सीधा सा हिसाब ये है कि भैया जी एक बात बताओ, और ये सबको याद है ना कि ये ETS जो है 5:1 के रेशियो में चलता है। मोए मोए, अरे भाई एक बात बताओ, ये मैं 2 अलग अलग ETS बनवाया था, एक ग्लूकोज से बनते 10 NaDH2 और 2 FADH2। तो मेरा ये कहना है कि मतलब 5:2, कि जब जब NaDH2 से कहानी शुरू होगी तो हर बार FADH2 बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक NaDH2 कितने प्रोटॉन उधर फेंक पाता है? 10, और एक FADH2 6, है ना? और एक ATP बनाने को 4 प्रोटॉन चाहिए, ठीक? तो ये 2.5 बनवाएगा और ये 1.5 बनवाए, मतलब 2.5 और 1.5, जिसको राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। ये रहता है हकीकत तो। ओके, बट जो अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं वो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये हमको 6O2 का हिसाब देना है कि 6O2 कहां लगे। तो देखो कितना सरल है, बहुत सरल है। देखो, ये एक NaDH2 के बदले में कितना O2 लग रहा है यहाँ पे? हाफ O2, हाफ O2 लग रहा है, और हाफ O2 लग के एक वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक? तो सर जी अब एक बात बताओ, टोटल NaDH2 कितने बनते हैं? 10। तो 10 NaDH2 कितने O2 यूज कर लेंगे? 5, और 2 FADH2 1, तो टोटल 6 O2 हो गए। समझ गए? हम्म। 10 10 NaDH2 विल यूज
5O2, और 5O2 यूज करके कितने वाटर बनाएगा? 10 वाटर, क्योंकि हाफ O2 से 1 वाटर बन रहा है, और ये कितना O2 यूज कर लेगा? 2 FADH2 2 O2, तो टोटल 6 O2 यूज हो गए और प्रोड्यूस हुए 12 H2O। सर 12 H2O तो यहीं बन गए, जबकि हम इक्वेशन में लिखते हैं 6 H2O। ऐसा कैसे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? हाँ, फिर ठीक है। जब हम 6 O2 यूज करेंगे ETS के एंड में, तो हमको 12 H2O का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, है ना? और ये इक्वेशन जो है ये कहती है कि सिर्फ 6 H2O हमको मिले। तो ऐसा रीजन क्या है? देखो इसका रीजन सेम है। टोटल ना 16 H2O प्रोड्यूस होते हैं, 10 यूज हो जाते हैं, तो एवरेज 6 आता है, फाइनल बच के 6, मतलब ये प्रोडक्ट है। हकीकत इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो हकीकत इक्वेशन है ये, ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 10 H2O प्रोड्यूस 6CO2 प्लस 16 H2। तो ये बचे हुए 6 O2 6 वाटर बनते हैं इधर। वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस में क्या है? 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस 6 H2O प्लस 6 O2। तो वहां नहीं कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि वो मेटाबॉलिक वाटर है, और वो जो पानी रिएक्टेंट है वो जमीन से लिया हुआ वाटर है। ठीक है, खैर चलो भाई, ये हमारा हो गया। ओके, कहाँ भटक गए हम? हाँ, यहाँ पे। मजा आया? बहुत मजे ले रहे हो तुम। हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट से, हाँ बराबर बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही है, वो वही है। वो जो 16 मैंने 10 मैंने लिखा ना, 10 यूज हुए, 16 निकल गए। तो वो जो 16 जो निकले उनमें से 10 तो देखो अभी अभी हमने तुमको यहाँ दिखा दिए। 10 नहीं, सॉरी 12, 12 तो ईटीएस के एंड भी दिखा दिए। और 2 जगह ना इसमें क्रैप साइकिल में भी बनते हैं। अभी गिन देंगे, अगर कहोगे तो गिन दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सटल सिस्टम भाई, देखो अभी तक हमने ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये भी निपटा दिया। ये सबसे बाद में देखेंगे, पहले सवाल करेंगे, ये कर लेंगे। ओवरी पोजीशन बता देते, 2 मिनट लगेंगे यार, हल्का सा है ना। हाँ यार, ओवरी पोजीशन नहीं पूछना चाहिए यार। देखो देखो, ओवरी ओवरी पोजीशन का सिंपल सा हिसाब है, हाइपोगाइनस नहीं बता देते, क्योंकि इसको फिर मौका मिलेगा नहीं, वैसे अंडर रेटेड ये वो है टॉपिक है। देखो नाम बताओ, नाम बताओ। हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस नाम से क्या पता चल रहा है? हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब ओवरी, ओवरी के नीचे से अदर फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं। तो ओवरी गेट सुपीरियर पोजीशन, ओवरी ऊंची हो गई, अपर पोजीशन पे हो गई, ठीक है। तो वो हो गई सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस कंडीशन। इपिगाइनस नाम से बताओ क्या पता चल रहा है? नीचे से राइज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरी गेट हाइयर पोजीशन, हाँ इंफीरियर पोजीशन। ये सुंदर नहीं हुआ, ये सुंदर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सुंदर नहीं हुआ यार, ये मजा नहीं आया, और ये सुंदर होगा भी नहीं। ये ऐसा ही रहेगा। हम बनाते, फटाफट बनाते, फटाफट बनाते। देखो अगर सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलेंगे, यहां से, यहां से, ठीक है ना, हाइपो हाइपो गाइनस, तो जी के नीचे डैश लगाएंगे, जी के नीचे डैश लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपो गाइनस ओवरी सुपीरियर, ठीक। और देखो अगर ओवरी जो है, ओवरी सबसे लोअर पोजीशन पे ऑक्यूपाई होती है,
और जो थैलेमस है, थैलेमस के किनारे ऊपर तक जाते हैं और सर जी ओवरी को पूरा कवर कर लेते हैं, है ना, इस तरह से। और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स यहां से राइज होते हैं, यहां से, यहां से। तो ओवरी रह गई नीचे, देखो ये ओवरी नीचे रह गई, जी के ऊपर बना अटैचमेंट डिक्स, तो ये ऐसा बनेगा इपिगाइनस या फिर इंफीरियर ओवरी। इपिगाइनस इंफीरियर ओवरी है ना, सनफ्लावर, बिटर गार्ड वगैरह में, उन सब में ये होती है। और जो पेरिगाइनस है, जब उसमें हाफ थैलेमस हाफ कवर करे उसको, है ना, थैलेमस आधा कवर करे जब, ठीक है ना। और इसके लिए देखो ये डायग्राम देखना जरूरी है। ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहा भाई? हाँ ये देखो, ये दोनों ही, ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही पेरिगाइनस फ्लावर है ये, ठीक है ना। जबकि इसमें दो है, इसमें जो है आप पाओगे कि सर ओवरी बिल्कुल नीचे है और ये यहां से राइज हो रहे हैं, तो ये कैसे पेरिगाइनस है बताओ, बताओ। देखो ये तो सीधा सीधा है भाई, ये तो पेरिगाइनस है ही, ये दोनों पेरिगाइनस है। ये पेरिगाइनस है क्या ईपीगाइनस है बताओ? पेरी है, ये पेरिगाइनस है। तो देखो हमको देखना क्या है, हमको ये देखना है कि थैलेमस कितना ओवरी को कवर कर रहा है। तो देखो थैलेमस यहां इतना ओवरी को कवर कर रहा है, फ्लोरल पार्ट्स दूसरे भले ही ऊपर जाके निकल रहे हो, थैलेमस अप टू द पेरिफेरी ऑफ ओवरी, तो ये हो गया हमारा पेरिगाइनस, ठीक है। चलो भाई, पेरीफेरी, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, ओवरी पोजीशन हो गया, ओप्रॉन, और ये अगली क्लास में लेंगे, है ना। अभी बताओ हमारे सवाल, कुछ सवाल बताओ, ये वाला बताओ। ये सवाल शायद आपने देखा भी हो, पी वाई क्यू है। डी, बी, हाँ, सेल टाइप टू। हमको हमको नहीं लग रहा है सेल टाइप टू होगा, सेल टाइप थ्री, सेल टाइप वन, ए आंसर होगा, इसलिए बोले शायद देखा हो। और देख भाई, पहले देखा हुआ है, अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है तो और मेहनत करो, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले। देखो सीधा सा बात है, इसमें ये एक मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल, जिसका नाम दे दिया है, तीन डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके थ्रू दे रहा है ये यू वांट टू डिटरमाइन विच सेल टाइप यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जो लो से हाई की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो रेशियो है, देखो रेशियो किस चीज का है, ईच सेल टाइप इज प्लेस्ड इन मीडिया कंटेनिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ चेस्टनट, है ना, मतलब ये मॉलिक्यूल है, बाहर ज्यादा था उसमें सेल को रख दिया। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो रेशियो देखो किसका है, कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ ए सेल टू आउटसाइड ऑफ ए सेल, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? ये जो लाइन है, the ratio concentration of chestnut inside to the cell to the ratio concentration of outside of the cell is measured over time, तो सिर्फ सेल टाइप बनाएगा ना, क्योंकि देखो रेशियो अगर एक है या सिंपल डिफ्यूजन होगा, है ना, बिल्कुल। अब सेल टाइप वन में ये 10 आ रहा है, माने कि अंदर ज्यादा है बाहर कम है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, और फिर भी सेल ले रही है, तभी एक्टिव होगा। तो कौन सा आएगा? ओनली सेल टाइप वन, ठीक है भाई। बाकी बच्चे बताओ, समझ में आया? कोई गलती हो तो बताओ भाई। देखो ये आएगा ना, देखो इसमें तो टाइम के हिसाब से भले ये ऐसा ग्राफ है, बट ये 0.1 से नीचे नीचे है,
मतलब भाई बाहरी मामला इनके लिए तो सेल के अंदर कभी भी कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ ही नहीं, बाहर ज्यादा रहा अंदर कम रहा, तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ले रही हैं। तो आंसर आ गया ए। कौन सा? टू देखो ना, टू देखो, टू समय के साथ साथ भी एक से ऊपर गया ही नहीं कभी भी। हम्म। रेशियो बंदे को कब आया, देखो ध्यान से, देखो शुरुआत में बहुत कम था, शुरुआत में बहुत कम था, मतलब बाहर बहुत ज्यादा था, अंदर बहुत कम था, तो सिंपल डिफ्यूजन से गया, और जाने के साथ साथ देखो मैक्सिमम भी वन आया है रेशियो। बोलो, इक्विलिब्रियम पे आ गया काइंड ऑफ, एक तरह से बिल्कुल सही बात है। उसने तो लेना ही बंद कर दिया भाई, इसने देखो 10 तक लेके गई है, मतलब एक यहां से यहां तक इसका जो अपटेक है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये कैसा है, एक्टिव है ये। तो सिर्फ ए सेल टाइप वन में एक्टिव आ रहा है। चलें आगे, ये वाला बताओ। आज हम ट्रांसपोर्ट के मुद्दे के सवाल ज्यादा लाए, वैसे इधर उधर के भी हैं, ये भी सरल सही सवाल है, बस देखने में खतरनाक लग रहा है। फुसफुसाहट हो रही है सी के लिए। इस पूरे क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो ये है, परमेबल ओनली टू सोडियम आयन, तो सोडियम में डिफ्यूज होगा, ऑप्शन सी। पक्का? सरल सवाल है भाई, इसमें देखो बस ये बात घुमाइए कि पानी नहीं जा रहा भाई, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन जाएगा, है ना? पक्का? चलें आगे। ये प्लांट साइंस से रिलेटेड सवाल है, मैं कहा यार प्लांट का सवाल ले जाते हैं, और सेल डिवीजन का भी हो जाएगा। एक बी बता रहा है, एक सी बता रहा है। हम्म, बुगेम्बो खुश हुआ। 48। हाँ भाई, डिस्को एनर्जी भी। बाकी बच्चे बताओ, सबसे पूछेंगे। पुलकित, सरा, आरिफ, प्रियम, सुहानी, पिया कुमारी, ऑप्शन बी। बी 24 लग रहा है, लग रहा है नहीं बताना है। बताओ ये 24 कैसे आया ये बताओ, फिर 48 वालों से पूछेंगे कैसे आया। भाई ऐसा सवाल आ रहा जरूर है, ये तुम लिख लो, बोगैम्बो की बात लिख लो, समय लिख लो, दिन लिख लो, तारीख लिख लो, ऐसा एक सवाल जरूर आएगा। एक सवाल बहुत होता है यार इतने मतलब एग्जाम के लिए, आंखों के सामने से गुजरे हुए सवाल अगर गलत हो जाए ना तो दर्द होता है, ऐसा सवाल गलत हो जाए जो पता नहीं कहां से आ गया यार, वो आ गया पता नहीं कहां से आ गया, ये तो खरे हुए सवाल है। भाई फिनेरिया कौन है, ब्रायोफाइटा, मॉस, उसकी जो लीफ है माने वो गैमिटोफाइट है, तो ये n = 24 दिया हुआ है, व्हाट दे हैव गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, बस इतनी सी कहानी होती है। अब उनने पूछा है सीटा में, सीटा होता है फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट, तो इनने पूछा है 2n। अब इसके बाद ये बचता है क्लास 1 का मैथ, HKG का मैथ, 48 आंसर आएगा। इसी में मैं सवाल पूछता हूं, बताओ एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? डिस्को एनर्जी भी तुम तो पक्का कुटोगे, कल ही तुमको क्लास में करवाए हैं। हाँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं इन नहीं, विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्वेश्चन,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंथ्रोजॉइड्स यानी कि स्पर्म मदर सेल कितने क्रोमोसोम होंगे? तो सर आंसर आएगा 24, क्योंकि एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स का नाम क्या होता है? एंड्रोसाइट्स। ठीक भाई, एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहां पर होंगी ये बताओ मुझे, स्पोरोफाइट पे कि गैमेटोफाइट पे? कैप्सूल में क्यों होंगी? कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती हैं। हाँ, भाई याद रखें, प्लांट किंगडम में गैमीट मदर सेल हैप्लॉइड होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, पॉलन मदर सेल कौन होती है? कहां, मतलब एंजियोस्पर्म के हिसाब से बताना है। पॉलन मदर सेल एंजियोस्पर्म की कहां पर होती है? एंथर के अंदर। ठीक है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ स्पर्म मदर सेल कौन होती है? मेल गैमीट मदर सेल कौन होती है एंजियोस्पर्म के अंदर? जनरेटिव सेल होती है, बिल्कुल जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो मेल गैमीट बनाती है, और जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती है। समझ रहे हो? हाँ, चलो, नेक कैनाल सेल बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे उसमें, प्रीवियस क्वेश्चन में? एनसीसी, हाँ मतलब एंथ्रीडिया की नाक, आर्किगोनिया की नाक नाक नहीं, गर्दन में होती है, नेक में होती है। ठीक है ना? हाँ, तो उसमें भी कितने होंगे? 24। नेक कैनाल सेल कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ हो जाता है, ये बात सही है। तो ये कितनी होंगी? 24। सेम ऐसे ही एक और होता वेंटर कैनाल सेल, वो भी होता है। और कल कल सॉरी कल का, हाँ जो वेंटर होता ना, हाँ वेंटर के, फटाफट से 2 मिनट लगे बना के दिखा दूंगा। वेंटर कैनाल सेल वीसीसी। हाँ क्या हुआ? रैकेट जैसा एंथ्रीडिया। हाँ वो भी मेल, वो क्या होता है? वो मेल हैप्लॉइड है। ठीक, देखो ये एंथ्रीडिया है, फ्लास्क शेप ये जो मैंने अभी बनाया है, ये आर्किगोनिया है। ठीक है ना? तो आर्किगोनिया की जो नेक है, गर्दन है, इसमें यहां पर सेल्स होती हैं 4 5 6 तक हो सकती हैं, ये एनसीसी है, नेक कैनाल सेल। ये नीचे का हिस्सा फूला हुआ जो है वेंटर है, जिसके अंदर एक बड़ा सा ओवा है, ऊ स्फीयर भी जिसको कहते हैं, और एक होती है यहां पर ये वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। अब ये सब हैप्लॉइड है बेचारे गरीब, सब हैप्लॉइड है, ये सब हैप्लॉइड है। यहां पर जो सेल्स भरी हुई है वो भी सब हैप्लॉइड है। तो इसको हम पूछे थे। अगर मैं इसी सवाल में, जो ये सवाल है हमारा, डेटा सेम रखते हैं, मान लो ये वाला, यहां पर मैं फ्यूनेरिया की जगह मान लो फर्न कर दूं, फर्न की लीफ में 24 क्रोमोसोम है, फिर सीटा तो नहीं लिखेंगे, हाँ हम लिख देते, सवाल अलग से लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। मैं बस ये सवाल करेंगे फिर अगले सवाल करेंगे, है ना? इफ लीफ सेल ऑफ ए फर्न हैज 24 chromosomes, then chromosome number in its number 1, neck canal cell, number 2, rhizoids of Prothallus। हम्म हम्म बिल्कुल, बुगैम्बो खुश हुआ, क्योंकि अब ये 24 किसकी वैल्यू है? क्योंकि टेरिडोफाइट में लीफ स्पोरोफाइट का पार्ट है, और वो 2n होता है। नेक कैनाल सेल अपना वही n,
और एंथ्रोजॉइड्स BN, है ना। अब ये बचती है HKG की मैथ। ठीक, अगला सवाल ये बताओ, पढ़ो इसको। हम भी पढ़ लेते हैं, हमको भी तो आना चाहिए ना सवाल। सी आंसर बता रहे हो कि वैसे ही बोल लो? अच्छा, पुलकित, तारा, प्रियम, सुहानी, डिस्कोमैन, अभिराम, पिया, राघव, धृतिमैन। हाँ, क्या बोले? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। प्रियम, सुहानी, पिया, राघव, धृतमन, शुभ, मनस्वी। बी आंसर, बी। ओके। यार फ्रेश वाटर से सी वाटर में लेके जाओगे तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नहीं नहीं नहीं, गायब हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गायब हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि पानी अपने बाहर निकलेगा, एक्जोऑस्मोसिस होगी। भाई इस वाले हिसाब में क्या होने वाली है? एक्जोऑस्मोसिस। और इस वाले हिसाब में क्या होने वाली है? एंडोऑस्मोसिस। अब बात यह है कि युगलिना इसमें खुद ने दिया हुआ है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म दिया होना चाहिए यार इसको। खैर कोई नहीं। while conducting research Euglena observed that contractile vacuole ceased functioning yet the rest of the organism seem healthy। बाकी सब कुछ ठीक है, ऑर्गेनिज्म सही है ना। मोस्ट कॉमन सीजेशन मतलब तो भैया बी आंसर बनेगा। सी वाटर से फ्रेश वाटर में लेके जाओगे तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्मल काम करने लगेगी। बी आंसर आएगा कि सी वाटर में रख दिया, उसमें एक्जोस्मोसिस हो गई अपने आप। भाई कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल तब काम करेंगे जब पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जब जाएगा जब तुम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। तो बुगैम्बो हैप्पी, आंसर बी। हाँ बोलो। इसने ये रिसर्चर की कंडीशंस हैं, है ना, कि बाकी की सारी चीजें, सारा पानी नहीं निकलेगा, जो वैक्यूल का रहता है ना सिर्फ वो ही निकलेगा। ठीक है ना। हाँ, ये वाला बताओ। ये इसमें समझ आओ ये। हाँ, है क्या बोले? कुछ बच्चे प्लाज्मोडेस्माटा बता रहे, डी या बी। बहुत बढ़िया। देखो ये कनूले, हेमी, कन्यूले तो वही है भाई। देखो आर्किया वैसे तो यूनिसेलुलर होते हैं बट जब वो कॉलोनी बना रहे तो ना आपस में थोड़ी सी कैनाल वेनाल बन जाती है, कनेक्शन के काम में आती है। लिखा उसने खुद से लिख दिया है, होलो ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर है। अब इसका एनालॉग कौन है? दो, दो को जोड़े तो प्लाज्मोडेस्माटा ही बनेगा। डी आंसर बनेगा, बिल्कुल सही। ये ना वो एडरिंग जंक्शन जैसे होते हैं, हुक जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। हाँ मैं खुद से बनाऊं सुंदर राइटिंग में, उससे बढ़िया मैं यहां से निकाल के दिखा दूं। हेमी इन आर्की बैक्टीरिया, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, चारों तरफ को निकली रहती हैं बैक्टीरिया की सेल से। हेमी इन, आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये कौन जैसी स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ जो कुंदड़े निकले हो दिख रहा है ना तुमको, ये हेमी है ये। तो ये मतलब सिर्फ एड्रेशन में काम करते हैं, दिस वन, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, डन। चले लास्ट क्वेश्चन बताओ। फिजियोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन। यू फाइंड ए विल्टेड हाउस प्लांट। बी, ओके, डी, डी हो सकता है, माइट बी। भाई प्लांट बेचारा सूख गया है, बिल्डिंग हो गई है, तो ओवर वाले तो पहले ही काट देता हूं मैं।
सी और डी में से बचा, तो आपको सी और डी में ये बताना है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है कि पोटेशियम की। तो भैया देखो इसके ना किनारे झुलसे हैं, तो किनारे झुलसते हैं पोटेशियम की डेफिशिएंसी में। अब इतना रटना पड़ेगा यार। इसके मैंने 4-5 फोटो डाला था क्लास के अंदर जब रिकॉर्डिंग मारी थी, आपको अगर याद हो। बीच में से गायब होता है जब मैग्नीशियम की कमी हो, क्लोरोटिक बीन से जिनको कहते हैं। पोटेशियम की कमी से किनारे झुलसते हैं, उसको स्कॉर्स्ड टिप करके नाम देते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब ये 2 ऑप्शन में लड़ाई हो गई, नहीं तो ऑप्शन बन जाता। ठीक है, इसी के लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। हाँ। प्लांट इज अंडर वाटर, इट सेल कैन नॉट मेंटेन सफिशियंट हाई, बिल्कुल सही बात है। इन एडिशन इट हैज ए मैग्नीशियम के पोटेशियम, तो पोटेशियम के सिम्टम है भैया जी, ये सी आंसर हमारा बन जाएगा। लीफ के किनारे झुलसे हैं, ये मेन चीज है। और देखो इसका लॉजिक भी है वैसे तो, बट लॉजिक तभी काम करता है पहले से पता हो, क्योंकि किनारे पे देखो, किनारे पे मतलब पानी की कमी होगी भाई लीफ के अंदर, तो जब पानी की कमी होगी सबसे पहले कौन झुलसेगा, जो सबसे दूर होगा, है ना। तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। चलो भाई, किसका बिल्डिंग मतलब सूखना, मुरझा जाना। होमवर्क बताओ क्या लेंगे डिनर, डिनर में होमवर्क हम फिजियोलॉजी का ही लेंगे अगला सेशन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और क्वेश्चन लेके आएंगे हम, बाकी आपके क्वेश्चन वेलकम, आप पूछ लेना जो मर्जी पूछ लेना। ओपरॉन बॉपरॉन याद दिला देना अगली क्लास में। रिवीजन ऑफ, आप अपने आप से सेल साइकिल का रिवीजन कर लेना, ठीक है भाई। हाँ हाँ, क्वेश्चन लेके आएंगे अगली बार बहुत सारे, ठीक है ना। डायवर्सिटी से भी ले आएंगे, ठीक है, डायवर्सिटी से ठीक ठीक क्वेश्चन ले आएंगे। चलो चलो भाई, बाय बाय, है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फटाफट से, छोटा मोटा डाउट। हाँ हाँ बोलो भाई, डिस्को मैन नितेश। नहीं मैं नहीं बुला सकता, सॉरी। डॉक्टर साहब के बोल दो, डॉक्टर साहब से बात करो एक बारी। ठीक है ना। अबे कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, तुम वहीं पे बैठो। कहाँ पे तुम्हारा घर, बिहार में? अरे बहुत दूर है, आने जाने में 2-2 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तुम एनएससीबी क्लियर करो, तुमको माला पहनाने के लिए बुलाएंगे, और क्या। बाय 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 बाय, चलो भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं, मतलब जब भी हमारा टर्न आएगा। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय। चले भी बच्चों।